हेलो। हेलो। ठीक है, चलो भाई देखो। तो आज अपन बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स की। मतलब कि हमारे नेचर में जो मेटल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि ये मेटल है, नॉन मेटल का जो पार्ट टू है अक्रेंस ऑफ मेटल, ये बहुत वैसे तो समझने में लोगों को दिक्कत आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ देखो इसके अंदर क्या लिखा है। अक्रेंस ऑफ मेटल मतलब कहने का मतलब है कि हमारे जो नेचर में जो मेटल है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, हमारे नेचर के अंदर जो मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, उनके अंदर देखो कि जैसे कि हमारे दो रूप से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक होता है नेटिव स्टेट, जिसको आप क्या बोलते हो, अनकंबाइंड या फ्री स्टेट। वो मेटल्स जो फ्रीली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, किसी के साथ कोई उनका संबंध नहीं है। ठीक है, या दूसरे रूप से देखा, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, मतलब वो मेटल जो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो खुद व खुद किसी ना किसी एलिमेंट के साथ या किसी ना किसी चीजों के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, हम नहीं उनका रिएक्शन करवाते, वो रिएक्शन खुद ब खुद करके बैठ जाते हैं और नया कंपाउंड बना के एक नई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जिसको अपन आगे चल के बात करेंगे उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मेटल आपके दो रूप से एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है नेटिव स्टेट, एक होता है आपका कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो जो नेटिव स्टेट होता है आपका, उसके अंदर देखो जो मेटल्स आते हैं वो सारे के सारे वो मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव है, उनकी जो रिएक्टिविटी जो है वो काफी लो है। ठीक है, वो मेटल्स जो काफी लेस रिएक्टिव होते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी एफिनिटी बहुत कम है, मतलब उनका लगाव बहुत कम है किसी के साथ। ठीक है, तो वो मेटल कौन से हो गए, जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, वो सारे मेटल्स जो काफी लेस रिएक्टिव होते हैं, वो सारे मेटल किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट एलिमेंट्स या फ्री स्टेट मेटल्स। ठीक है, नेटिव या कंबाइंड होते हैं या फिर अनकंबाइंड होते हैं, और फ्री स्टेट में उनको अपन बोल सकते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ये कई बार पूछा जाता है कि बताओ ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट। तो आपको याद रखना है कॉपर, आपको याद रखना है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। दूसरी तरफ देखते हैं जो मेटल काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखो बना रखी है, जैसे कि आपको इसकी याद करने की ट्रिक भी बताओगी। कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो वो नेचर में जो पड़े आसपास के एलिमेंट से क्या होंगे, वो रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, और उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी पहले वाले से। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये मेटल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ये तो चाहते हैं कि फटाफट किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, या सल्फर के साथ जुड़ के, या किसी के साथ जुड़ के मैं क्या करूं, अपना एक कंपाउंड बना लूं या कोई नई चीज बना लूं। ठीक है, तो ऐसे मेटल जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, कंबाइंड स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो नॉन फ्री स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने लिए जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, आपका कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एक मजेदार बात सुनो, मजेदार बात क्या है सुनो, कि एनसीईआरटी ने लिखा है, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, कि जो आपका कॉपर और सिल्वर होता है ना, ये कभी कभार कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ लिखा, जैसे कि अकरेंस ऑफ मेटल हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसके अंदर एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, साथ में अपन एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी ने लिखा भाई कॉपर, ये देखो इस लाइन को ढंग से देखना आप, इस लाइन को आप ढंग से देखो, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे देखो, कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। मतलब ये जो मेटल है ना, ये वैसे तो लेस रिएक्टिव होते हैं, अब ये कभी कभार आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, कभी कभार आपको फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंबाइंड बनाते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना। अगर कॉपर सल्फर के साथ जुड़ के क्या बनाएगा,
कॉपर सल्फाइड बनाएगा। तो या तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं या ये सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी कहता है कि कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो ऑक्साइड बना के रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये आपको लाइन याद रखनी है, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे दो मेटल बताओ जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड एज वेल एज नेटिव। तो उसका एग्जांपल लिख लो, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, आगे चले। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि अकरेंस ऑफ मेटल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये पता करना है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमारे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है या तो वो नेटिव में करेंगे या फिर वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब जब वो नेटिव में कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। और अगर कंबाइंड में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। वो आसपास के एलिमेंट्स के साथ, आसपास चीजों के साथ क्या करते हैं? फटाफट रिएक्टिविटी दिखाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं और एक नए कंपाउंड बना लेते हैं। नेटिव वाले जो होते हैं वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनका जो एफिनिटी होता है दूसरों के साथ वो बहुत कम होती है, मतलब लगाव जुड़ाव जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट आप देखिए इसमें अब आता है कि मैं बार बार ना एक चीज बोल रहा हूँ, बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। तो ये कंबाइंड स्टेट एक्चुअली में है क्या? सुनो, कंबाइंड स्टेट होती क्या है? जैसे कि मान लो ये आपकी एक अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है और इस अर्थ क्रस्ट में मान लो कुछ मेटल्स पड़े हैं, ठीक है, कुछ यहाँ मेटल्स पड़े हैं। अब ये मेटल्स क्या करेंगे? ये मेटल्स क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मेटल्स पड़े, ये मेटल्स क्या करेंगे? आसपास की जितनी भी चीजें होगी, जो भी छोटी छोटी चीजें होगी या छोटे छोटे कोई एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो उनसे ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे उनसे ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। आसपास के जो एलिमेंट्स होंगे उनके क्या करेंगे? उनसे क्या करेंगे? ये रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे? उनसे ये रिएक्शन करेंगे, उनसे ये रिएक्शन करेंगे कि लो भाई अपन दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं ऐसे फटाफट। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन उनको नई चीजों को क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। एक नया नाम आता है मिनरल्स। वो एलिमेंट या वो कंपाउंड या वो मेटल, आप कुछ ही बोलो, जो नेचर के अंदर क्या होता है? पड़ा रहता है, तो वो आसपास की चीजों के साथ रिएक्ट करता है और नई चीज बनाता है। तो नई चीजों को अपन क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है ना, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें नेचर में मिलते हैं, नेचर के अर्थ मतलब अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम पड़ा है और सोडियम ने क्या किया? उसको क्लोरीन दिखा तो फटाफट उसने क्लोरीन के साथ क्या किया? रिएक्शन कर लिया। ठीक है, कैल्शियम को मान लो CO2 दिखी तो उसने CO2 या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। एल्यूमिनियम 2O3 और 2H2, देखो एल्यूमिनियम को दिखा तो उसने फटाफट एक नया कंपाउंड बना लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम का और होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो चीजें हमें नेचर से मिली है इजीली, सॉरी इजीली क्या, जो हमने मेहनत से निकाली है, उसको डिग किया, खोदा, हमने निकाला, जो हमें प्राप्त हुई है नेचर से, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे मिनरल्स। क्या बोलेंगे? मिनरल्स। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटल्स पड़े हैं, ये मेटल्स क्या करेंगे? आसपास की चीजों के साथ एक नया जुड़ेंगे, रिएक्शन करेंगे और नए कंपाउंड्स बनाएंगे, एक नई प्रॉपर्टीज बनाएंगे जुड़ के। ठीक है, तो उन नई प्रॉपर्टीज को, उन नई चीजों को क्या बोलेंगे? उन नई चीजों को अपन बोलेंगे मिनरल्स। ठीक है, उन नई चीजों को अपन क्या बोलेंगे? मिनरल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सारे मिनरल्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे मिनरल्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे NaCl है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके सारे मिनरल्स अलग अलग होते हैं, क्या सेम थोड़ी होते हैं? अब देखो कि मिनरल में से कि अगर मुझे मेटल्स को बाहर निकालना, क्योंकि मेरे को तो पता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था और उसने रिएक्शन कर लिया, तो मुझे अब उसको क्या करना है? उस मेटल में से वो चीजें, गंदगी हटानी है, वो चीजें हटानी है, तो वो चीजें मुझे सेपरेट करनी है। मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए,
मुझे उसके अंदर से CO2 निकालना है, मुझे उसके अंदर से ऑक्सीजन निकालना है, तो मैं ये कैसे निकालूंगा? तो मुझे ना मिनरल में से अगर मेटल को बाहर निकालना है, ठीक है, अगर मिनरल मेटल को निकालने की परमिशन दे देता है, अलाउ करता है, तो अपन एक नई उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। अगर मेटल में से, सॉरी, अगर मिनरल में से हम किसी भी मेटल को निकाल सकते हैं, अलाउ करता है मिनरल कि मेरे अंदर से भाई मेटल निकाल लो, तो हम उसको एक नया नाम देते हैं ओर्स। अगर मिनरल में से मेटल नहीं निकाल सकते, हम इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो अपन उसको मिनरल्स को क्या बोलेंगे भाई साहब? मिनरल्स ही बोलेंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सारे मिनरल्स एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे अंदर से मेटल निकाल लो, तो अपन उनको एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स अपने अंदर से मेटल को नहीं निकालने देते, नहीं परमिशन देते, नहीं अलाउ करते, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब अपन ने बात की ये ओर्स क्या होते हैं, है ना, ये नया जो नाम आया इस ओर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट में देखो, ओर्स किसे कहते हैं? वो मिनरल्स जिसमें से हमने मेटल क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया, निकाला प्रॉफिटेबली, हमने हमारे फायदे अनुसार, है ना, प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिटेबली निकालना है जिसमें हमारा फायदा हो। हम अपने फायदे अनुसार जितना निकालेंगे फिर उतना उसको बाद हम मार्केट के अंदर बेचेंगे, है ना, रिफाइन करके, प्योरीफाई करके, है ना। तो वो मिनरल्स जिसमें से हमने मेटल को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया प्रॉफिटेबली, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? वो मिनरल्स जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर से तो मेटल आप निकाल सकते हो, मेरी इजाजत है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप ओर्स बोलोगे। जिसमें से नहीं निकाल सकते मिनरल में से मेटल, उसको क्या बोलोगे? उसको मिनरल्स ही बोलोगे, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में है बॉक्साइट, ये है, इसका नाम पता है क्या होता है? इसका बॉक्साइट होता है इसका नाम, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है। ये है ना एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये चीज ध्यान रखना। Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम छुपा है। मेटल कौन सा छुपा हुआ है? एल्यूमिनियम। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना है, ठीक है। मैंने ढूंढा मिनरल, मैंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे को इसमें से जो है मेटल मिल जाएगा इजीली प्रॉफिटेबली, तो मैं कहूंगा कि ये और है, ये और का एग्जांपल हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो ढंग से। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी हमारे ओर्स मिनरल में से मिल रहे हैं, तो वो क्या होंगे? सारे मिनरल्स ही होंगे। जितने ओर्स हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। लेकिन क्या सारे मिनरल्स ओर्स होते हैं? नहीं होते। क्योंकि सारे मिनरल्स तो कहते हैं ना कि भाई मेरे अंदर से तो मेटल निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा, तो वो क्या हो जाएंगे? मिनरल्स ही मिनरल्स रहेंगे। तो सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, आगे ये कहता है, अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में मेटलर्जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें और मिल गया है। अब बार बार हमें ना इसमें एक टर्म यूज कर रहे थे, देखो बार बार हम इसमें एक टर्म यूज कर रहे थे, बार बार एक वर्ड बोला था एक्सट्रैक्ट, है ना। ये एक्सट्रैक्ट क्या है? देखो, किसी भी ओर में से अगर अपन मेटल निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबली, मतलब हमारे फायदे अनुसार हम जितना निकाल सकते हैं हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने के लिए जितनी प्रोसेस लगा रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, उन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। भाई आपने इजीली तो निकाला नहीं होगा, किसी ना किसी प्रोसेस से आपने क्या किया? उस मेटल को निकाला ओर में से। अब वो ओर में से जब आपने मेटल को निकाला, ठीक है, वो एक प्रोसेस लगती है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी। क्या होता है? ये एक कंप्लीट केमिकल, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर में से, ठीक है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी क्या है? मेटल को ओर में से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 स्टेप में होता है मेटलर्जी। जब हम किसी और की मेटलर्जी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये वाली, ठीक है, ये बहुत केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर जब हम ये करते हैं प्रोसेस, तो ये 3 स्टेप में होती है। कौन कौन सी स्टेप है? उन 3 स्टेप को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अब आता है समझ से बाहर ऊपर जाता है। यहाँ से बाउंस बैक होना स्टार्ट होता है।
कि अब समझ नहीं आ रहा? मेटलर्जी तो ठीक है कि आपने ओर में से क्या किया, मेटल को बाहर निकाला, वो जो प्रोसेस लगती है उन प्रोसेस को नाम दे दिया क्या, मेटलर्जी दे दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि जो मेटलर्जी है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, तो उन स्टेप्स को ध्यान से पढ़ो। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब जो आपको ओर मिला है, पहले मिनरल मिला था, फिर मिनरल में से हमने जो मेटल, ठीक है, वो मेटल अलाउ हुआ, वो मिला हमें, उसको हमने ओर बोला। अब ओर में से भी आपको पता है मेटल के चारों ओर तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गंदगी होगी, कुछ इंप्योरिटीज होगी, उन इंप्योरिटीज को साफ करोगे नहीं करोगे, करोगे ना, उनको अच्छे से क्लीन करोगे ना। तो मेटल के अंदर से जो इम्प्योरिटीज है, जितनी भी गैंग है, जो भी डस्ट है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, आपको हटाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, ओर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, ओर में बैठा हुआ जो मेटल है उसकी कंसंट्रेशन काफी बढ़ा दी, उसके अंदर से इंप्योरिटी हटा के। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि हम ओर में से क्या करेंगे, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो अनवांटेड होंगे, जो इंप्योरिटीज होगी, वो हम क्या करेंगे, हटाएंगे, साफ करेंगे। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर आपने क्या किया, बनाया, इंप्योरिटी हटा के बना दिया, लो भाई ये कंसंट्रेटेड है और ये एकदम अब साफ है। तो इसमें से हमें मेटल निकालना है बाहर। अब इसमें से हमें मेटल निकालना है ना बाहर, ओर में से, पहले तो इंप्योरिटी हटाई, अब उस ओर में से देखो, ये देखो, ये एक बॉक्साइट का ओर है, सॉरी एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने इंप्योरिटी हटाई, लेकिन बाकी तो मेटल निकालने के लिए ऑक्सीजन भी तो हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी तो हटाना पड़ेगा, वो भी तो हटाना है हमें। इंप्योरिटी हटाने से थोड़ी मेटल मिल जाएगा, आपको ऑक्सीजन भी हटाना है, देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वाटर जुड़ा हुआ है, तो ये सब मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये जो कंपाउंड्स वगैरह जुड़े हुए इसके साथ, वो भी तो हटाने पड़ेंगे आपको। तो आपने क्या किया, अब ओर में से उसके मेटल को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन 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 यहाँ पे इतना आसान नहीं है किसी और में से मेटल को निकालना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मेटल का जो नेचर है वो पता करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है मेटल का, स्वभाव कैसा है मेटल का। मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके लिए अलग प्रोसेस लगती है, मेटल अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस लगती है, मेटल अगर बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है तो उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस लगती है। थर्ड आता है कि आपने अब मेटल निकाल लिया ओर में से, अब आपको मेटल को प्योरीफाई करना है, रिफाइन करना है, ठीक है। मान लो कि आपने कॉपर निकाला, लेकिन वो अभी भी क्या है, अभी भी वो कॉपर इम्प्योर है। आपने सब कुछ किया, निकाल लिया, डस्ट सब हटा लिया, लेकिन अभी भी क्या है, वो कॉपर इम्प्योर है, उसका तार नहीं बनेगा। अगर उसका तार बन गया और गलती से वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा, है ना। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी में आया वो तार, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हुआ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का काफी नुकसान कर देगा। क्यों, क्योंकि वो तो अभी भी इम्प्योर पड़ा है, आपने प्योर कहाँ किया उसको, आई बात समझ में। तो अभी तक आपने उसको प्योर नहीं किया है, तो हमें और प्योर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगी, है ना। तो केमिकल प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी उसमें, हमें कुछ ऐड करने होंगे उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो प्योर बनेगा, ठीक है। लास्ट में ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नेक्स्ट चौथा स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। फिर आता है प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो ऑब्टेन, जो आपको मेटल ऑब्टेन हुआ है उसको आप क्या करोगे, प्योर करोगे, रिफाइन करोगे, ठीक है। ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। अच्छा, एनसीईआरटी पता क्या लिखता है फर्स्ट स्टेप को, थोड़ा सा अलग लिखता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। बात एक ही है, एनरिचमेंट बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, बात एक ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे चले, आगे चल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने बात की, जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट किया है कंसंट्रेटेड ओर में से, उसको निकालने के लिए हमें या तो चेक करना पड़ेगा मेटल क्या है क्या नहीं है वो सब। तो इसके लिए एक टेबल देखिए पहले एनसीईआरटी की, देखो ये बता रखा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ से देखो, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर आल्सो फाउंड इन, सॉरी आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, हमें पता है, ये हमने देख चुके हैं अभी पिछली वाली स्लाइड पे। कॉपर और सिल्वर दोनों जो है वो भी कभी कभार कंबाइंड स्टेट में
पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ऊपर आते हैं, टॉप एक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर आते हैं, टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं, वो भी काफी रिएक्टिव होते हैं, तो वो कभी भी नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एनसीईआरटी ने खुद लिखा है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ना तो वो ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, वो मिडल में आते हैं, मतलब मॉडरेटली होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया आपका, एसेट्रा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट्स, और में या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के या सल्फर के साथ जुड़ के या कार्बोनेट के साथ जुड़ के क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, you will find that the ores of many metals are oxides. This is because oxygen is very reactive metal, sorry reactive element and is very abundant on earth. इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो काफी abundant में है, ठीक है, हमारे नेचर में, और ये रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है, मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो जुड़ाव है, जो लगाव है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, कोई ना कोई, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में बैठ जाते हैं, अपने आप को नया कंपाउंड के रूप में बना के, ठीक है। Thus, on the basis of reactivity, अब reactivity के बेसिस पे हम क्या करेंगे, we can group the metals into the following category. Metals of the low of activity series, अगर मेटल लो है तो उसके लिए क्या प्रोसेस लगेगी, लो मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो आते हैं वो वाले मेटल्स। मेटल्स अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो उनके लिए अलग से प्रोसेस लगेगी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है तो उसके लिए अलग प्रोसेस लगती है, उसको निकालने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर में से। Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in each category. तो कुछ स्टेप्स हमें इन्वॉल्व इसमें दे रखे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, समरी ऑफ दिस स्टेप गिवन फिगर 3.10, ईच स्टेप इज एक्सप्लेन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ना, थोड़ा कम करते हैं इसको, ठीक है, इतना बहुत है ना, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो है ओर है। अब हमने ओर की क्या है, कंसंट्रेशन निकाल ली, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद में अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसकी कंसंट्रेशन आपने निकाली है। अब उसमें से क्या करना है, आपको मेटल को बाहर निकालना है। अगर मेटल, पहले हम बात करते हैं जो मेटल मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जैसे अभी बताया था ना, या तो जिंक होगा या आयरन होगा या फिर आपका लेड होगा, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये ना तो हाई है ना लो है, तो अगर आपको इनको निकालना है और में से, तो कुछ टेक्निक, क्या कुछ एक प्रोसेस लगती है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, जैसे मान लो जिंक है, तो जिंक है ना, जिंक कार्बोनेट फॉर्म में रहता है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, Fe2S ZnS ऐसे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ किसका, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ जिंक का, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे जिंक के ओर, जैसे जिंक का ओर मिला, ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट और किसका है, जिंक कार्बोनेट का कार्बोनेट और है, देखो इसमें कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट का मतलब CO3। एग्जाम्पल मैंने जिंक लिया, तो जिंक का जो जिंक कार्बोनेट है उसमें से मुझे जिंक को अलग करना है, जिंक का ओर है, सॉरी जिंक कार्बोनेट है ना, वो कंप्लीट ओर है, उसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को। तो कार्बोनेट को हटाना है मुझे, कार्बोनेट ओर को मुझे नहीं रखना, कार्बोनेट वाला जो हटाना पोर्शन, मुझे भैया कार्बोनेट नहीं चाहिए, मुझे तो खाली जिंक चाहिए। दूसरा एक है सल्फाइड ओर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड ZnS। अब मुझे जिंक के साथ सल्फर भी पसंद नहीं है, तो सल्फर को भी हटाना है। तो देखो, अगर आपको कार्बोनेट और दिखे, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोई कार्बोनेट और दिख रहा है, CO3 दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एक प्रोसेस लगती है जिसका क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलोगे, कैल्सिनेशन, ठीक है। अगर वो सल्फाइड और में है, मान लो जिंक सल्फाइड बैठा है बना के, जिंक जो है वो सल्फाइड बना के बैठा है, सल्फर के साथ जुड़ गया और जिंक सल्फाइड बना दिया उसने, तो आप उसके लिए क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, रोस्ट करोगे उसको,
ये भी हम पढ़ेंगे दोनों, इनको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, पर अभी याद ये रखना है फिलहाल कि आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जैसे वो अगर जिंक कार्बोनेट है तो उसके लिए आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, अगर वो जिंक सल्फाइड है तो उसके लिए आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कार्बोनेट ओर के लिए हमेशा कैल्सिनेशन की जाती है, और सल्फाइड ओर के लिए हमेशा रोस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, कार्बोनेट ओर में क्या किया, कैल्सिनेशन किया। जैसे मान लो कि मुझे जो है ना जिंक कार्बोनेट के अंदर मैंने क्या किया, कैल्सिनेशन स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑक्साइड बनाया उस मेटल का, अभी आएगा शांति रखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाया, मतलब जिंक ऑक्साइड बनाया प्लस CO2 को बाहर निकाल दिया, बन गया ना ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बन गया ना। इसी प्रकार से मुझे अगर इसका रोस्टिंग करना है, ठीक है, तो मेरे को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, अभी आएगा इसमें मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं दी, इसमें क्यों दी, वो सब आएगा, अभी शांति रखो, ठीक है। तो मेरे को जिंक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, SO2 गैस बाहर निकलनी पड़ेगी। तो दोनों में के अंदर मैंने क्या बनाया, दोनों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में मैंने क्या बनाया, मेटल का ऑक्साइड बना दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेटल का ऑक्साइड बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने मेटल का ऑक्साइड बनाया, यहाँ पे मैंने मेटल का ऑक्साइड बनाया। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मेटल का रिडक्शन करूंगा। अब ऑक्सीजन है ना, अब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ में, देखो ये रहा, ये जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन, ये वाला। अब मुझे इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। किससे करवाना पड़ेगा रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट को बुला के, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा और इसको हटा के ले जाएगा कि चलो भाई मेरे साथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई जिंक ऑक्साइड को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कार्बन, एनसीईआरटी में कार्बन दे रखा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को बुलाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये कहेगा कि ठीक है मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, मैं इसका रिडक्शन कर दूंगा। तो इसका रिडक्शन जब ये कर देगा ना तो ये बन जाएगा जिंक, मुझे मिल जाएगा, प्योरिफिकेशन करवा के फिर मैं इस मेटल को यूज कर दूंगा। आई बात समझ। तो फिर आपने क्या किया, कैल्सिनेशन करने के बाद में उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया, फिर उसको आपने फिर उस मेटल ऑक्साइड का क्या किया, रिडक्शन करवाया, उसके बाद में आपने प्योर किया और फिर उस मेटल को यूज कर लिया। रोस्टिंग के अंदर भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, कैल्सिनेशन के अंदर भी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके थ्रू, रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, वाया। अब आते हैं, हम बात करते हैं मिडल ऑफ एक्टिविटी, सॉरी लो एक्टिविटी वाली, जो मेटल जो लो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ इसको बाद में नोट कर लेना आप, एनसीईआरटी में ये टेबल तो वैसे, ठीक है। अब आते हैं मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी सीरीज, फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे कॉपर भी ले लेते हैं, कॉपर। अगर मान लो मेरे पास में कॉपर है और उसने क्या किया, सल्फर के साथ नया कंपाउंड बना लिया, दोनों ने मिलकर, एलिमेंट ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिया, CU2S। तो ध्यान रखना, जो लो एक्टिविटी वाले होते हैं ना वो हमेशा सल्फाइड का ओर बनाते हैं, कार्बोनेट का ओर नहीं बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो लो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो हमेशा सल्फाइड का ओर बनाते हैं, और सल्फाइड के लिए ओर के लिए अभी बताया था क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसमें आपको रोस्टिंग करने के बाद में क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। देखो CU2S प्लस क्या किया आपने यहाँ पे, ऑक्सीजन दिया, ठीक है। रोस्टिंग की तो आपने इसका मेटल ऑक्साइड बनाया, CuO प्लस SO2 आपने वो बना लिया। फिर उसके बाद में ऑक्साइड बनाने के बाद में वही मेटल का रिडक्शन करवाओगे, फिर रिफाइनिंग होगा, वो सब प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें ये बता रखा है। अब आती है बात, जो मेटल सबसे ऊपर आते हैं, टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इनका क्या, तो इनके लिए हमें ना, इनके लिए हमें वो नहीं करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मानते नहीं है। क्योंकि पता है क्या है कि मान लो अगर मेरे पास सोडियम है और सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्या है, जुड़ के सोडियम ऑक्साइड बना लिया, Na2O बना लिया, ठीक है। या मैग्नीशियम है, सॉरी अगर मान लो कि मेरे पास में सोडियम है और इसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम है, इसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया,
MgO बना लिया। अब मेरे को पता है कि ये क्या करेंगे, रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि ये ना ये मानते नहीं है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से। क्यों? क्योंकि एफिनिटी जो है वो काफी ज्यादा है। मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बुलाऊंगा ना, कार्बन को लेके, कार्बन को बुलाऊंगा यहाँ पे और इसको वो रिड्यूस करेगा, तो कार्बन की और ऑक्सीजन की एफिनिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी सोडियम और ऑक्सीजन की है। समझ में आई बात? सोडियम की ऑक्सीजन की इतनी अच्छी है कि भाई वो चाहता ही नहीं है कि मैं इसको क्या करूं, अपने से अलग करूं। तो हम कैसे कर लेंगे ऑप्टेन इसको, कैसे ऑप्टेन कर लेंगे इसको? अब जब कार्बन आएगा तो कार्बन ये कहेगा कि मेरी एफिनिटी इसके साथ इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसको अलग नहीं कर सकता इसमें से। तो आप क्या करो, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इसके ऊपर मैंने बना रखी है, आपको बता देता हूं मैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट, सॉरी, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। लो एक्टिविटी सीरीज अभी हम पढ़ेंगे, मिडल पढ़ लेंगे। जो टॉप वाली है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ये वाली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑफ द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, इसके लिए मैंने ये वाला समझा रखा है, ठीक है। तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, उस लेक्चर को देख सकते हो। इसका एक अलग से मैंने पोर्शन बनाया है, सेपरेट पोर्शन बनाया है खाली इसके ऊपर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आखिर हम आज बात करेंगे सिर्फ दो चीजों पे, एक तो लो पे और एक मिडल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कैल्सिनेशन की क्या होती है और रोस्टिंग क्या होता है। सुनो, तो पहले ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हाई वाले पे क्या करेंगे अपन, जो मेटल हाई है, देखो यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि आपके पास है सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। जो जिंक है, जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, वो कार्बन से रिडक्शन उनका हो जाएगा, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इजीली उनका रिडक्शन आप करवा सकते हो, ठीक है। कैल्सिनेशन करवा के, रोस्टिंग करवा के, ऑक्साइड में चेंज करके फिर बाद में ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन आप बुला सकते हो। फिर जो ये वाले होते हैं, ये भी नेटिव स्टेट में होते हैं, तो ये सल्फाइड ओर में मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इनका भी आप वापस ऑक्साइड में चेंज करके इनको आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन करवा सकते हो कार्बन से। लेकिन जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के ऊपर होते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं एलिमेंट्स, वो नहीं मानते, तो वो किसके थ्रू होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होते हैं, उनका सेपरेशन, ठीक है। तो वो अगर आपको प्राप्त करना है मेटल, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ओर्स माइन फ्रॉम द अर्थ, इनरिचमेंट ऑफ ओर में देखिए मैंने आपको भी बताया था, कंसंट्रेटेड ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर, बात एक ही है, बात एक ही है, बात अलग अलग नहीं है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड ऑफ, ठीक है। तो आपने और क्या किया, अर्थ से निकाला, माइन किया, यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, इसको क्या बोलोगे, गैंग बोलोगे। तो हटानी पड़ेगी ना इम्प्योरिटी, तभी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो उसमें से मेटल आप क्या करोगे, निकाल पाओगे। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड ओवर प्रायर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द प्रोसेस, इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग, used for removing gang मतलब impurities from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gang and the ore different separation technique according to employed, ठीक है। तो आपको टेक्निक दे रखी है कि मैं आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, सॉरी आपको कैल्सिनेशन करना है, रोस्टिंग करना है, वो सब, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की, क्योंकि अगर आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो एक है ना, बहुत इजी वे में समझाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी, रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग समझ लो क्या होता है ना, समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो कहाँ लिखा हुआ है बता देते हैं आपको, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है रोस्टिंग की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे ये देखो, ये मैंने ये मार्क कर रखा है इसको अच्छे से, ये आप देख लेंगे यहाँ पे। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है सुनो, रोस्टिंग होता है जिसमें अपन सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में, ठीक है। सल्फाइड ओर को, जैसे मान लो कि मेरे पास में जिंक सल्फाइड है और इसको मैंने किस में चेंज किया, जिंक ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग, तो मैंने यहाँ पे हीट किया, बहुत स्ट्रांगली हीट किया,
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, मतलब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, इसको हीट किया, मैंने ऑक्सीजन दी यहाँ पे देख लो, ठीक है, तभी SO2 गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे मुझे कौन सी गैस निकलेगी बाहर, SO2 गैस बाहर निकलेगी। समझ गए। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो रोस्टिंग होती है इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई सल्फाइड ओर को चेंज करते हैं, सल्फाइड ओर को चेंज करते हैं किसमें, ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में चेंज करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चेंज करना होता है, ठीक है। इसलिए चेंज करना होता है क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, तो देनी पड़ेगी ना, हीट करना पड़ेगा आपको। अब आता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो मेरे पास में जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, अब इसमें देखो पहले से ऑक्सीजन है, कार्बन के CO3 में पहले से मुझे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें अपन कार्बोनेट ऑन को चेंज करते हैं, उसमें अपन सल्फाइड को करते थे, इसमें अपन कार्बोनेट ऑन को चेंज करेंगे किसमें, ऑक्साइड, बाय हीटिंग स्ट्रांगली, इसमें भी अपन हीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एयर की सप्लाई लिमिटेड कर देंगे, लिमिटेड मतलब ना के बराबर। क्यों करें भाई, क्यों करें हम, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ हीट करना है, तो मेरे पास में यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें मैं आपको डिफरेंस लिखा देता हूँ, लिख लो पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन ही एक तरह का डिफरेंस है, वो लिख लो, इसमें लिख लो, फिर बाद में रोस्टिंग में कि इसमें कौन सी गैस निकलती है, रोस्टिंग में SO2 गैस निकलती है, इसमें लिख लो, कैल्सिनेशन में लिख लो, कैल्सिनेशन में लिख लो इसमें CO2 गैस निकलती है, ठीक है। रोस्टिंग में लिख लो, इसमें अपन इन द इसमें चेंज करते हैं जब ऑक्साइड को, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है देना होता है, ऑक्सीजन की यूज होता है, इसमें ऑक्सीजन यूज होता है, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। लिख लो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें SO2 निकलती गैस सल्फाइड में, इसमें निकलती है CO2 गैस, ये तीन डिफरेंस लिख लिया आपने। अब आपको समझ में आ गया होगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टिंग क्या होती है और कैल्सिनेशन क्या होता है। रोस्टिंग हम किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जब हम मेटल को निकाल रहे हैं, लो एक्टिविटी सीरीज के जो सबसे नीचे आते हैं उन मेटल्स को अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो मेटल्स लो, यहाँ पे मैं पैन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, तो हमें पता ही है कि लेस रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, HgS, सिनाबार एक और है, किसका और है, सल्फाइड का और है, किसका और है, सल्फाइड का और है, ठीक है। सॉरी मरकरी का और है, सॉरी गलती होगी, है ना, सॉरी मरकरी का और है, इसका तो फॉर्मूला होता है, सिनाबार का HgS होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या छुपा हुआ है, सल्फर छुपा हुआ है, सल्फाइड हो रही है, और सल्फाइड और है, इसमें मरकरी है, सल्फाइड आप बोल सकते हो, इसमें सल्फर है। मरकरी का ये ओर ऑफ मरकरी है, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर it is firstly converted into mercuric oxide HgO and mercuric oxide is reduced to mercury by further heating। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है इसमें, देखो इसमें बोला है कि भाई आपको ना, आपको HgS दे दिया, आपको यहाँ पे क्या दे दिया हमने, ये दे दिया और ऑफ मरकरी, सल्फर है ना इसमें, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देके यहाँ पे आपको इसका मरकुरिक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी। फिर आपने क्या किया, HgS में ऑक्सीजन दिया, हीट किया और आपको मरक्यूरिक ऑक्साइड मिला, फिर आपने SO2 गैस को बाहर निकाल दिया, HgO मरक्यूरिक ऑक्साइड के अंदर, फिर आपने क्या किया, हीट किया, मरक्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी। रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे इसने ऐड नहीं किया रिड्यूसिंग एजेंट, कोई बात नहीं, रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, मरक्यूरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो लो होना चाहिए। लो एक्टिविटी सीरीज में हम ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल है सीना बार, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, सीना बार, सीना बार, सिंदूर, है ना, देखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था अभी ना। हाँ, सिंदूर, मरकरी होता है उसमें, ध्यान रखना, सिंदूर में क्या होता है, मरकरी होता है। अब जब हम इसको हीट करेंगे इन एयर में, मैंने बताया ना आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको हीट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अगर आपने समझ ली ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अच्छे से पढ़ ली तो। क्यों, समझ ही नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है, लाइन टू लाइन ही समझ नहीं आती, इसलिए हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। मात वहीं खाते हैं जब नहीं समझ आता, समझ आ जाता तो मात नहीं खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम इजीली वो चीज को पार कर लेते हैं। मात कहाँ खाते हैं, जब हमें चीजें ही समझ नहीं आ रही, जब चीजें ही जो है वो कंफ्यूजन हो रखा है, उन चीजों में आपस में कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा पढ़ा कौन रहा है, समझा कौन रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें खुद को ही समझ नहीं आ रहा वो सब। तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब आप हीट करो एयर की प्रेजेंस में, तो जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा फिर इसका रिडक्शन आप करवाओगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, देन उसके बाद में आपको मरकरी मरकरी जो है वो मिल जाएगा, और ये रूम टेम्परेचर पे मिलेगा आपको। ठीक है, बाद में आप इसको रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, इसकी स्टेट भी लिखी है लिक्विड, ये देखो, तो ये आपको रूम टेम्परेचर मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, इसकी स्टेट और साथ में इसको बैलेंस भी कर लेना आप। ठीक है, बैलेंस इसमें करा हुआ है, बस आपको ये याद रखनी इक्वेशंस। ठीक है, चलो सिमिलरली, एक मिनट, सिमिलरली वैसे जैसे क्या कॉपर है, तो कॉपर सल्फाइड जो है वो नेचर में ऑब्टेन होता है, तो इसको भी ऑब्टेन करने के लिए उसके ओर में से तो हीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है जैसे मरकरी में किया था। तो कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बना देंगे और यहाँ पे SO2 गैस निकलेगी। फिर कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड के अंदर हम कॉपर सल्फाइड डालेंगे और ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर को चेंज कर देगा, ऑक्साइड को चेंज कर देगा, कॉपर ऑक्साइड को चेंज कर देगा, किसमें, कॉपर में, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, सेम है। सिमिलरली कॉपर जो होता है वो भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता है, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, और आपको इसमें से सल्फर अलग करना है, तो पहले आपको सल्फर अगर अलग करना है तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, CO2S को चेंज किसमें करना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, तो आपको पता है ये निकलेगी बात। फिर इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फाइड या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को बनाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, SO2 बना लेंगे दोनों मिलके और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका लो एक्टिविटी सीरीज का पार्ट नंबर 3। ठीक है, आगे चलो, एक मिनट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो देखो, the metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive। जैसे कि आपने एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि ये वही या तो ना तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। These are usually present as सल्फाइड, या तो वो सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नेचर में। इट इज इजियर टू ऑब्टेन, हमें इसको ऑब्टेन करना आसानी से, मेटल को ऑब्टेन करना है उसके ऑक्साइड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर टू इट सल्फाइड एंड कार्बोनेट, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको पहले मेटल सल्फाइड है या मेटल कार्बोनेट है आपके पास में, तो उसको चेंज करने के लिए पहले मेटल ऑक्साइड में डालो, फिर ऑक्साइड्स को क्या करो, रिड्यूस करवा दो। ठीक है, तो मेटल मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए हमें लगता है सल्फाइड और है तो उसके लिए लगता है हमें रोस्टिंग, और अगर आपके पास में कार्बोनेट और है तो उसको चेंज करने के लिए लगता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग की यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने। कौन सा एग्जाम्पल लिया हुआ भाई, यहाँ पे लिया हुआ है जिंक सल्फाइड।
ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। देखो ये है आपका जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा, क्योंकि यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे ना, यहाँ पे सल्फर है, देखो सल्फर के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हीट की प्रेजेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है, करना होगा। तो पहले आपको चेंज करना होगा किसको, इसमें को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना होगा, ठीक है, SO2 गैस बाहर निकलेगी। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, जो जिंक ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ है उसको रिड्यूस करोगे, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को जब रिड्यूस करवाओगे तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और जो बच्चे कुचेगा पीछे वो बनेगा आपका मेटल, ठीक है, फिर बाद में आप उसको प्योर कर लेना। सिमिलरली कैल्सिनेशन में भी यही है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो कार्बोनेट का ओर है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट ओर है, ठीक है, तो इसमें हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से कार्बोनेट के पास क्या ऑक्सीजन है, तो ना मात्र हमें देनी पड़े पर इतना नहीं देनी हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें, तो हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद हमें इसको चेंज करना ऑक्साइड में वापिस, जब ऑक्साइड में चेंज हो जाए तो ये वाला एक कॉमन है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट करवाना होता है, जब हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो हमें कार्बन से रिड्यूस करवा के उसको चेंज करना है, किसमें, यहाँ पे रिडक्शन से चेंज करना है हमें इसको, ठीक है। CO2 गैस बाहर निकलती है, मैंने बताया था आपको कैल्सिनेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है, कैल्सिनेशन में CO2 गैस निकलती है और रोस्टिंग में SO2 गैस निकलती है। The metal oxides are reduced, metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent carbon such as carbon, for example reducing agent जरूरी नहीं कि आप कार्बन लो, आप कोई भी ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्बन यूज करो, आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। When zinc oxide is heated with carbon it reduced to metallic zinc, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपने कार्बन ऑक्साइड को वापस क्या किया, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हीट किया तो ये मेटेलिक जिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, आपको पता है, आप इन चीजों को जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, वही राम कथा यहाँ पे जो है वो गा रहा है बार बार, एक्सप्लेन इन चैप्टर फर्स्ट, आपको पता है ये चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका है। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स, जब हमें मेटल को ऑब्टेन करना होता है उसके कंपाउंड में से, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करवाना होता है, ठीक है, is also a reduction process. Obtaining metal from their corresponding compounds is also a reduction process. Besides using carbon, coke, देखो coke क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की, it to reduce metal oxide, तो ये क्या कर सकता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल के अंदर विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, तो एक प्रकार का आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस करवा सकते हो, Sometime कभी कभार देखते हो displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent. आपको है ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे आपने सोडियम लिया, ठीक है, तो आपको पता है एक चीज, आपको खुद को पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होना तय है, क्यों है, एक लो है एक हाई है, तो हाई वाला क्या करेगा, लो वाले को हटा के अपनी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ये क्या करेगा, सोडियम कहेगा चल हट यहाँ से, तो सोडियम अपनी जगह बना लेगा, ये बना लेगा और जिंक को बाहर फेंक देगा, तो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जैसे कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कार्बन की जगह पे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन को नहीं लाना है, मतलब कार्बन नहीं लाना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट में, तो कोई बात नहीं, आप एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम भी यूज कर सकते हो, तो हाई रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट होगा वो लो वाले को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ऊपर कौन आता है नीचे कौन आता है डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट, ये देखो, अब यहाँ पे देखो जिंक नीचे आता है, सोडियम ऊपर आता है, तो ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। आगे चले, ठीक है, यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड,
फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, जो इसको अपन जब हीट करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो ये रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम आता है वो सबसे ऊपर आता है और मैग्नीज जो है वो नीचे आता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अपना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, एम एन को बोलेगा तो बाहर निकल जा, तो O2 के साथ जुड़ के ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है, आपको पता है, और प्लस हीट रिलीज होगी। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। आपको इसमें पता करना है, आपको आइडेंटिफाई करना कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ, इजीली पता कर सकते हैं। तो हमें पता है these displacement reactions are highly exothermic, the amount of heat evolved। देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये थर्माइट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक से, इस पे अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे तो इसका कभी क्वेश्चन आया नहीं है, और आएगा ना तो इसके ऊपर एक हमें कंप्लीट एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी होगी। ठीक है, ठीक है, एक अलग से हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी होगी। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को एक बार थोड़ा सा कवर अप कर रहे हैं, बाद के अंदर डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक पूरा सेपरेट इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। हमें पता है, इसमें आपको पता करना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखो, इनको चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इजी है, आगे देखो। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। सो लार्ज हीट इज इवॉल्व, सो लार्ज द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टन स्टेट। जो मेटल आता है वो किस में आता है, मॉल्टन स्टेट में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो मेटल जो है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट तक हम क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, मेल्ट करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट तक उसका जो मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आते हैं उसका टेम्परेचर पे, तो वो मेल्ट हो जाता है, मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। इनफैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। तो देखो थर्माइट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं कि दो मेटल्स के बीच में जो क्रैक आता है उसको फिल करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इसका नाम है थर्माइट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक। ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, चाचा जी जैसे, ये चाचा दिख रहे हैं ना, ये चाचा जी क्या करते हैं, दो ट्रैक को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी कोई हद नहीं, इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा हीट निकलती है इसमें। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, Fe2O3, ठीक है, आयरन डाइऑक्साइड का और एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये Fe को बाहर निकालेगा, एल्यूमिनियम खुद आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम जो है वो खुद आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा Al2O3 प्लस Fe, जो मॉल्टन स्टेट में आएगा आयरन आपका जो मेटल, वो फिल करने के काम में आएगा उस क्रैक को जहां पे मेटल के बीच में क्रैक आया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना रेलवे ट्रैक जॉइनिंग वाली, इसको अपन अलग से देखेंगे एक बार। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट जाती है, इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और इसमें इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो मेटल्स के पार्ट्स के बीच में कई बार क्रैक आ जाता है, कुछ टूट फूट जाता है, तो हम इसको फिल करने के लिए हम इस वाली रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस या थर्मिट रिएक्शन फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक। ये थर्मिट रिएक्शन जब आती है तो आपको ये वाली लिख देनी। देखो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ये थर्मिट भी है। तो थर्मिट में क्या होता है, Fe2O3, ये आपका है सॉलिड फॉर्म में, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, फिल करते हैं, दोनों को मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर होता है। थर्मिट मिक्सचर क्या होता है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इस मिक्सचर में अपन है ना, इस मिक्सचर को अपन इस कंटेनर में फिल करते हैं और पास के अंदर से क्या करते हैं, सैंड लगा देते हैं, ताकि जो मॉल्टन स्टेट है, जो मॉल्टन जो है लिक्विड है, जो Fe है, वो बाहर ना लीक हो, तो उस फिल के अंदर, इस फिलर के अंदर सेट हो जाए। उसके बाद में Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है, इसी को अपन बोलते हैं थर्मिट मिक्सचर। ठीक है, फिर हम क्यों करवाते हैं रिएक्शन, इसके अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं
तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, इसको हम क्या करते हैं मैग्नीशियम रिबन या फिर किसी चीज़ से इग्नाइट करते हैं, तो ये क्या करता है, बर्न होता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की जगह लेके बैठ जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और Fe जो है वो मॉल्टन स्टेट में आके क्या करता है, पिघल के, और वो जो जगह होती है जहाँ पे वो जो खांचा होता है उसको बढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं किसको, Fe को। तो उसके बाद उसको फिर अपन क्या करते हैं और साफ करते हैं, और क्या करते हैं उसको ग्राइंडिंग मशीन से क्या करते हैं और उसको अच्छे से सरफेस को स्मूथ करते हैं। तो मशीन आती है आपको पता है ट्रेन वाली, उसको अपन क्या करते हैं पट्टी को और ज़्यादा स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आया है सरफेस वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए मशीन बुलाते हैं। ठीक है, यही है थर्मिक प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, याद रखना है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का। ठीक है, और इसके सॉरी और इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टू ऑफ द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, इसका जो लिंक है इस वाले पोर्शन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी है कोरोजन, ये हम बाद में करेंगे। तो ये था, इसके दो क्वेश्चन देख लो फटाफट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल और गैंग। मिनरल क्या होते हैं, वो एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचर से मिलते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है, डिग किया, खोदा, निकाल लिया। और क्या होते हैं, वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको और बोलते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है, गैंग क्या होता है, जो और होता है उसकी जो उसके पास जितनी भी इंप्योरिटीज होती है, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन द नेचर द फ्री स्टेट। अरे कोई भी बता सकता है, इसका दो स्टेट बताओ भाई। तो आपको लिखना है, एक मिनट, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, What chemical process is used for obtaining metal from its oxide? कौन सा केमिकल प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताना। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, तो अब ये था आपका अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसके ऊपर एक मैंने कंप्लीट एक जो लेक्चर है वो बना दिया है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिनरल्स अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है।